वकील साहब चांदवी जी खड़े हो जाए। कोई नहीं आ जाए, एक बार आ जाए। भारतीय किसान यूनियन जय जवान, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी आंदोलनकारी भाइयों को मैं अपना नमस्कार करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अभी पीछे बैठ के बात कर रहे थे कि हम लोग 6 महीने से बैठे हैं, मगर हमारे देश का राजा कैसा है, मोदी नरेंद्र मोदी कैसा है कि हमारी बात सुनने को राजी नहीं। पहले हम देखते थे, पहले हम सुनते थे, पढ़ते थे कहानियों में कि हमारे जो राजा महाराजा होते थे वो अपना भेष बदल के गांव में जाते थे, पता करते थे कि किसी को कोई मुश्किल तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो देखते थे कि हमारे खिलाफ कोई चिंगारी तो नहीं उठ रही, हमारे शासन से लोग खुश हैं। मगर एक ऐसा बेशर्म राजा नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है कि उसको 6 महीने से बैठे हुए किसान पुत्र नहीं दिख रहे। जब पूरा देश भुखमरी की दौर में था, हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था, तो ये किसान, हरियाणा वाले किसान और पंजाब वाले किसान, उन्होंने अपनी जमीनों पे अन्नेवाह, मैं कहता हूं कि खादें डाल के, जरा डाल के जीरी पैदा की, कणक पैदा की। जब देश का पेट भर गया तो फिर कहते कि अब हमें और आपका अनाज नहीं चाहिए, अब आपकी जमीनें चाहिए। ये जमीनें चाहिए जहां पे हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगानी है। आज हमारे इस आंदोलन के लिए मैं नरेंद्र मोदी को चेतावनी देता हूं कि जो सिर का ताज बना सकते हैं वो ताज को पैरों में भी गिरा सकते हैं। ये किसान भाई हैं। सो मैं एक बार आप सभी भाइयों का तहे दिल से नमस्कार करता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा मान दे के अपने बीच बोलने के लिए मौका दिया। मैं सबसे ज्यादा मान अपने वीर बड़े भाई शेखपुरा जी का करता हूं, जिन्होंने आमंत्रण दे के आपके बीच में मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। 9 PM में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी। न केवल पंजाब में, हरियाणा में, बल्कि दुनिया में मनविंदर सिंह अपने नाम से, अपने चेहरे से और अपने काम से जाने जाते हैं। इंजीनियर थे, अच्छे खासे इंजीनियर थे, लेकिन जब इन्होंने समाज में भ्रष्टाचार को पनपते हुए देखा, नशों को बढ़ते हुए देखा, बच्चों को भटकते हुए देखा, समाज को टूटते हुए देखा, तो फिर इन्होंने इंजीनियर साइड में रख दिया और कूद पड़े समाज के उत्थान के लिए। फिर क्या था, नशे के बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े माफिया फिर ग्यासपुरा से थर्राने लगे। बड़े बड़े अधिकारी जिनका नाम भ्रष्टाचार की लिस्ट में पहले नंबर पे था, उनके सपनों में ग्यासपुरा जी आने लगे। क्या क्या इन्होंने किया और आज भी इनकी मुहिम जारी है। नशा इन्होंने ठान लिया है कि इस पृथ्वी से नशे को ख़त्म कर देना है। नशे से जुड़े बड़े बड़े माफियों के पीछे ये लग गए हैं, इनकी पूरी टीम लगी पड़ी है। इन माफियों को इस पृथ्वी पे नहीं रहने देना है, भ्रष्टाचारियों को नहीं रहने देना है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, सीधे चलते हैं मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी के साथ। मैं आपको बता दूं, अब ये बस्ताड़ा टोल पर है, किसान भाइयों के बीच में बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर के लिए जा रहे थे, तो अचानक जो है हमसे भी मुलाकात हो गई। सीधे चलते हैं मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी के पास। स्वागत है आपका ग्यासपुरा जी। PM 9 के सभी श्रोतों को नमस्कार।
और आपका धन्यवाद जिन्होंने अपना वडमुल्ला टाइम हमारे नाचीज़ के लिए भी निकाला। नहीं, और नाचीज़ नहीं, आप तो आपने जो काम किए हैं, इतने अच्छे अल्फाज आपने बरते हैं। बेसिकली क्या है कि हमारे पंजाब में नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे पीछे अकाली सरकार हो, चाहे अब की कांग्रेस सरकार हो। अब की जो कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने जब पहले अकालियों का नाम लगता था, मजीठिया का नाम सुनते ही लोग चिट्टे की ओर दौड़ते थे। मजीठिया मतलब चिट्टा, एक ही बात थी। तो तब कैप्टन अमरिंदर सिंह उस टाइम लगा लोगों को कि शायद ये हमारा मसीहा बन के आए हैं, तो उन्होंने हाथ में गुटका साहब पकड़ा और लोगों को आश्वासन दिया, लोगों के साथ विश्वास किया, उनको करवाया कि मैं 4 हफ्ते में नशा ख़त्म कर दूंगा। मगर क्या हुआ कि नशा ख़त्म नहीं हुआ, नशे वाले और बुलंदी पे बढ़ते गए। जो बूटे हमारे अकालियों ने लगाए थे, तो उसका जो फल था हमारे कांग्रेसियों ने खाया। जैसे कि पिछले साल अपने 20 में मैंने एक बाहो माजरा में एक नकली शराब की फैक्ट्री, जो कांग्रेसी एमएलए की थी, जिसके साथ में कांग्रेसी एमएलए सब रल मिल के वो फैक्ट्री चलाते थे, उस फैक्ट्री को पकड़ा। वो जब पकड़ा तो उसकी जो पैड़ें थी, उसकी जो पीछे हम उसके चले, तो वो बात पहुंची एक बहुत बड़े नशा तस्कर गुरदीप राणो की ओर। गुरदीप राणो एक ऐसा शख्स था जो बहुत महंगी गाड़ियों में घूमता था। हमारे अभी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अपनी पाकिस्तान की मशूका को चीकू और सीताफल खिला रहे हैं, मगर उसके तीन ओएसडी उसके साथ बैठ के घूमते थे, उसके साथ गाड़ियों में चलते थे। वो अपनी वीआईपी गाड़ियों में नशा सप्लाई करता था। जगराओं के पास उसको पकड़ाया, 5.5 किलो हेरोइन उसके पास से मिली, 5.5 किलो, जो उसने पायल हलके में, पायल एक ऐसा हलका है जहाँ पे पंजाब के 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, एक ज्ञान सिंह राड़ेवाला और एक बेअंत सिंह जो पीछे स्वर्गवासी हो गए थे। और 2 मुख्यमंत्रियों के इसके जो है अभी के कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरपरस्ती में ये सारा नशा बिकता था। उसके साथ में 5 बड़े अफसर जो उस नशे के उस बाज़ार में साथ में थे, और इसके साथ में बड़े गायक कलाकार उसके साथ में थे। वो सारी बातें हमने इन्वेस्टिगेशन की तो आप जान के हैरान होंगे कि एक हॉबी धालीवाल काफ़ी बड़ा एक्टर है जो फिल्मों में आता है, उसने गुरदीप राणो की जो सेटिंग है एक आईपीएस अफसर उसके साथ कराई। उस आईपीएस अफसर ने क्या किया कि गुरदीप राणो और उन्होंने साथ में मिलके नशे का व्यापार शुरू किया। गुरदीप राणो ने उस आईपीएस अफसर को, जो हमारे लुधियाना में एक पार्क प्लाजा 5 स्टार होटल में है, उसके कमरा नंबर 112 में बार वहाँ पे लड़कियाँ लेके जाते रहे, और साथ में चंडीगढ़ के कई होटलों में भी क्या है कि उनको लड़कियां सप्लाई करते थे। दोनों जानों ने आपस में मिलके ये करोड़ों का जो व्यापार था वो खड़ा किया। आड़ किसकी कि हम टूर्नामेंट कराते हैं, टूर्नामेंटों की आड़ में ये सारा नशे का धंधा करते थे। एक बात और सामने आई कि हमारे वहाँ का एक डीएसपी थिंद है, और जो हमने बाहो माजरा की फैक्ट्री पकड़ी थी, उस थिंद ने वहाँ पे 20 लाख रुपया लगाया उस फैक्ट्री को लगाने के लिए, और उसको 10 लाख रुपया महीने का प्रॉफिट के रूप में गुरदीप राणो दिया करता था। और देखो इतनी रकम 20 लाख के लिए 10 लाख रुपया महीना प्रॉफिट किसी धंधे में नहीं है, सिर्फ इसी धंधे में है, क्योंकि 10 रुपए की शराब की बोतल जाके 300, 500, 1000 रुपये में बिकती है। लोगों के फेफड़े गले। हमारे पिछले साल नकली शराब पीने थे 70 से ज़्यादा जो मौतें हो गई थी, मगर हमारा मुख्यमंत्री सोता रहा। आज हमारे पंजाब के गांव में जो नशा पहुंच चुका है, हम चाहते हैं कि उस नशे का लक तोड़ा जाए, और ऐसे जो अपराधी हैं वो हमारे को कई बार मारने की कोशिश करते हैं। हमारे पीछे मेरे जो पीए था उसके ऊपर भी अटैक करते हैं, मगर हम इनको चेतावनी देते हैं। एक बात और, हमारा एक बहुत बड़ा कलाकार है पंजाब में, अभी 20 दिन पहले की बात है, तो ये जो गुरदीप राणो है ये लुधियाना जेल में था, तो वो कलाकार उसको वहाँ पे मिलने जाता है, और मिलके वहाँ पे जो जेलर है उसके साथ गुरदीप राणो बैठ के 3 घंटे नशे की पार्टी करते हैं।
और उसकी बात हमने जब सामने लाई तो वो जो जेलर था उसको सस्पेंड किया, मगर वो जो बड़ा कलाकार था उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार जी, जो आपने पवित्र श्री गुटका साहब को पकड़ के कसम खाई थी, उस कसम का क्या हुआ? आज आप हर फ्रंट पे फेल हो। चाहे पंजाब में देख लीजिए कि आज घर घर नौकरी का वादा किया था हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जब सरकार आई थी तो घर घर नौकरी देंगे, तो नौकरी किसको दी? मिली है रवनीत बिट्टू, उसके भतीजे को वो डीएसपी की नौकरी सीधी, उसकी ओवर एज हो गया था। और उसके बाद में फतेह जंग सिंह एक बाजवा, उसके भी लड़के को नौकरी दी तहसीलदार की। ऐसे इन्होंने सिर्फ 2-3 नौकरियां दी हैं और पंजाब का जो बेरोज़गार नौजवान है वो सिर्फ नशे की लत में घूम रहा है। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं किसानों का। बेशक आज मोदी ने हमें यहाँ रोड पे बैठा दिया, पर आज इस आंदोलन की वजह से हमारे पंजाब के नौजवानों में एक नई तरह की जागृति आई है। वो नशों से दूर होके अब गांव-गांव में इस आंदोलन के लिए प्रचार करते हैं, उनको एक काम मिल गया। मैं कहता हूं कि इससे हमारे पंजाब में जो नौजवान नशा करते थे, आज मैं उनको देखता हूं, वो आंदोलन के लिए ट्रालियां लेके जाते हैं, वो आंदोलन के लिए गाड़ियां लेके जाते हैं, वो आगे होके आज सारा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे जो नौजवान थे उनको यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया, मोदी जी को, कि जो 6 महीने का ये आंदोलन है, ऐसा आंदोलन पूरे संसार में ना कभी हुआ है, ना मुझे लगता है आगे होगा। और मुझे लगता है कि ये कैसा राजा है हमारे देश का, ये कैसा मोदी राजा है जो अपनी प्रजा की बात नहीं सुनता। पहले राजा हुआ करते थे भेष बदल के गांव-गांव घूमा करते थे, देखते थे कि हमारी प्रजा को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हमारी प्रजा किसी मुश्किल में तो नहीं, हमारे खिलाफ कोई चिंगारी तो नहीं लगी हुई। मगर यहाँ पे 6 महीनों पे अन्नदाता बैठा है जो हमारी रोजी रोटी का प्रबंध करता है। हम लोग पूरे देश का पेट भरते हैं। जब पहले देश भुखमरी की हालात में था तो पंजाब हरियाणा ही आगे आया था पूरे देश को भूख से निकालने के लिए, मगर आज उनको आपने रोड पे बैठा दिया। मोदी जी शर्म करिए, कुछ शर्म करिए, कोई शर्म की भी बात होती है। आज हम आपके इस चैनल के माध्यम से मोदी से अपील करते हैं कि हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम पराये नहीं हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम नागरिक हैं। हमें आज लगने लगा है कि आपसे तो अच्छे अंग्रेज़ थे। तो ग्यासपुरा जी, इस दौरान इतने बड़े बड़े आपने खुलासे किए, नशे के खिलाफ अभियान चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया, आपको और आपके परिवार को धमकियां भी आई होंगी, परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। वो ज़रा सुनाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह की योजनाबद्ध जो धमकियां होती हैं, आपको किस तरह का सामना करना पड़ा। देखो जी, जब मुझे 2011 में गुड़गांव से मुझे नौकरी से निकाला, वहाँ पे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में 1 लाख रुपया महीना नौकरी करता था। 79 सिखों का जो सामने आया मामला, तो मुझे वहाँ से निकाला तो मैं पंजाब आया। तो मुझे लगा कि पंजाब में उस टाइम अकाली दल की सरकार थी। मुझे लगा कि अकाली दल की सरकार है कि शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि मैं राजनीति में था ही नहीं। मैं तो एक नौजवान पढ़ा, इंजीनियरिंग किया और जाके काम पे लग गया। नौकरी अच्छी थी, 1 लाख रुपया महीना 2011 में, आप समझ सकते हो, परिवार के साथ वहाँ पे बड़े अच्छे बसर गुजर करते थे। तो यहाँ पे आया तो मुझे सबसे पहले बादल सरकार ने, जो हमेशा 84 कत्लेआम, सिख दंगे, इसका जो रौला पाते हैं, उन्होंने सबसे पहले मेरे ऊपर देशद्रोह का पर्चा डाला। मेरे को 12 बार जेल में भेजा। देखिए, शेयर करते रहिए। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो इंजीनियरिंग की जॉब करते थे और 12 बार जेल उन्होंने काटी। देखिए, ज़रा सोचिए, शेयर करते रहिए। एक ऐसे नौजवान गबरू आज हमारे बीच में हैं जो हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए 12 बार जेल में जा चुके हैं। फिर क्या हुआ जी? हर बार जेल में भेजते थे। उसके बाद में मेरे घर के ऊपर इन्होंने
पूरे योजनाबद्ध तरीके से डाका मरवाया और मेरे दफ्तर को तहस नहस कर दिया। मेरा छोटा सा बिजनेस था, मैंने 3-4 कंपनियां मशीनें लगाई थी और उसके ऊपर इन्होंने रेड डाल के उसका कनेक्शन काट के मेरे को रोड पे ला दिया। और इनका मकसद क्या था? सबसे पहले मुझे जब मैं जेल जाता था मेरे से कहते थे कि आपकी मजीठिया से बात करा देते हैं, आपकी सुखबीर से बात करा देते हैं। उनका तात्पर्य था कि जो आपने 79 सिखों का वहाँ मामला उठाया वो ऐसे आ जाए कि ये अकाली दल का बंदा है, अकाली दल ने उठाया। वो उस श्रेय को अपने ऊपर लेना चाहते थे। बस इसी की लड़ाई थी कि हम इसके ज़रिए आगे वोटें ले सकें। मगर मैं समझता हूँ कि भगवान अल्लाह गॉड उसका सिर के ऊपर हाथ था, तो उसने बचा के आज हमारे को यहाँ तक लेके आए कि आज हमारे ऊपर बेशक 17 पर्चे हैं। और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए बताऊं कि मैंने किसी भी पर्चे में अपनी ना तो बेल कराई है, ना मैं किसी तरीके पे जाता हूं। ये भी हमारा खुला चैलेंज है। पुलिस को कहते हैं जब आपकी मर्जी हो पकड़ो, मगर आज आपके जैसे भाई बंधु ऐसे हैं कि पुलिस की मजाल नहीं कि हमारे ऊपर कोई उंगली भी उठा सके। क्योंकि पिछली जो लोकसभा चोन हुई थी तो एक पीडीए बना था हमारे पंजाब में, डेमोक्रेटिक फ्रंट बना था। 10-12 पार्टियां सारी इकट्ठी होकर, सीपीआई सीपीएम सारी पार्टियां इकट्ठी होकर उन्होंने मेरे को लोकसभा श्री फतेहगढ़ साहब का कैंडिडेट बनाया था। तो वहाँ पे लोगों ने मेरे को 1.5 लाख से ऊपर जो वोट देके बहुत बड़ा, सिर्फ मैंने अपनी उस 9 विधानसभा हलके होते हैं, 9 विधानसभा हलके में मैंने सिर्फ 50,000 रुपये का गाड़ी में तेल डलवाया और मेरे को लोगों ने इतना बड़ा प्यार दिया कि आज जो पुलिस पहले मेरे को पकड़ने के लिए दौड़ती थी, आज मैं अपने भाइयों को छुड़ाने लायक हो गया। ये मैं सारी जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे सिर के ऊपर ताज रखा। तो ग्यासपुरा जी, शुरुआती समय में बच्चे क्या महसूस करते थे? वो आपको टोकते होंगे, कहते होंगे पापा ये क्या कर रहे हो, हम परेशान हैं, या आपकी पत्नी, बहन, माताजी, पिताजी, उन पे क्या बीतती थी? देखो जब वहाँ से, बिल्कुल जब वहाँ से, देखो मैं एक छोटे से गांव ग्यासपुरा से उठ के गुड़गांव जैसे मल्टी शहर में गया, जो इसकी चकाचौंध आप जान सकते हो। और वहाँ पे मेरी बेटी का जन्म भी वहीं पे हुआ। और उनको जब वहाँ से मेरे को नौकरी से निकाला, वापस मैं अपने गांव में आया, तो बच्चों को मैं समझता हूँ कि मैं तो इस जुनून में था कि मैंने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मैंने लड़ाई करनी है, मैंने कुछ करना है। मगर बच्चों को, अनभोल बच्चों, और मेरी पत्नी को, उसको कुछ पता नहीं था कि उसने क्या करना है। तो उसको तो ये लगता था कि पता नहीं कौन से पंगे में पड़ गया। और कई बार आपस में टकराव भी होता था कि ऐसे आप, क्योंकि जब आपके पास कमाने खाने के लिए कुछ नहीं, पहले तो आप लाखों में खेलते थे, एकदम आप रोड पे आ जाओ तो हर परिवार में प्रॉब्लम होती है। आपको बात बताऊं, मेरे बेटे का जो मैं जेल की बात बताया कि 12 बार मेरे को जेल भेजा, मेरे बेटे का 10वीं का रिज़ल्ट आया, उसकी फ्रंट पेज पे फ़ोटो आई, वो 100% मार्क लेके अखबार में मेरिट में आया। और मेरे घर में पुलिस आ गई, मेरे को पूरा घर को मेरे को घेर लिया, मेरे को कहते आपको हमने लेके जाना है। मैं कहा भाई किस जुर्म में? कहते जुर्म नहीं है। मेरे ऊपर केस क्या डलता था? 751, कुछ नहीं होता। 751 एक साइड में जब वहाँ पे बनाते थे, वो पर्चा बनाते थे, कहते थे कि अपने साथियों समेत ये थाने को घेर रहा था, उठाते थे घर से। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से बेनती की, ये देखो मेरे बेटे का आज रिज़ल्ट आया है, अभी हमने स्कूल जाना है, इसको वहाँ पे लैपटॉप मिलना है। और मेरे बेटे की दिली तमन्ना है कि मेरा पापा साथ में हो कि मुझे लैपटॉप मिले। मेरे को कहते नहीं, आप हमारे साथ चलिए, वहाँ से हम जज साहब से परमिशन लेके आपको गार्ड के साथ भेजेंगे। मगर आज भी मुझे अफसोस है कि वो नहीं लेके गए। मेरे बेटे का नीट का रिज़ल्ट आया, उसने MBBS का रिज़ल्ट लेना था, उसका रैंक 53 आया। मेरे को लेके आया, पापा मेरा 53 रैंक आया, आज चलो हम कहीं चलते हैं, किसी होटल में खाना खाने चलते हैं। बात कर ही रहे थे, तुरंत पुलिस की गाड़ियां आ गई, वो कहते भी आपको हमने लेके जाना है, आपके लिए फरमान आया है, आपको लेके जाना है। तो मेरे को, अब मेरा बेटा MBBS कर रहा है,
तो वो जब पुलिस को देखता है, वो मुझे पता है कि कितनी गालियाँ मन ही मन देता है, मन ही मन। उसके मन में एक नफ़रत सी हो गई है। पहले वो कहता था कि मैं IPS अफसर बनूंगा पापा, मगर अब कहता है कि ऐसे काम में मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। मैं उसको समझाता हूं कि बेटा सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, ये पुलिस वाले बेचारे अपनी वर्दी के बांधे हैं, इसके ऊपर जो इनको चलाने वाले हैं वो उनको गलत गाइड करते हैं, वो गलत करते हैं। तो पर जो बाल मन में एक बार बात आ जाती है वो मुझे लगता है नहीं तो निकल। ग्यासपुरा जी, इतना सब कुछ देखने के बाद, झेलने के बाद, जब आपका एकदम से समाज के अंदर नाम निखर के आया, उसके बाद आप क्या महसूस करते हैं, आपका परिवार क्या महसूस करता है? देखो, अब जो बात है, मैं कहता हूं कि साहिब हाथ वडियाइयाँ जिस भावे तिस दे। हमारी 10 साल 11 साल की जो एक घोर तपस्या, जिससे आज समाज के लोग जहाँ भी हम जाते हैं तो समाज के लोग जिस आदर से हमें प्यार करते हैं, आदर से देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज हमारे परिवार के लोग फ़ख्र महसूस करते हैं। आज हमारी रिश्तेदारियाँ जो पहले कम आया करते थे, आज वो भी रिश्तेदारी निकालते हैं कि ग्यासपुरा के साथ कोई रिश्तेदारी निकल जाए, उससे कोई काम हो कराएं, बिल्कुल मिलना चाहते हैं। जैसे रोज़ कभी मेरे पास आ जाता है कि हमारा अभी रफल का लाइसेंस बना दो, हमारा ये करवा दो, हमारा वो करा दो। दूर दूर से रिश्तेदारियां निकाल के लेके आते हैं। मगर आज मैं भी सोचता हूं कि अगर भगवान ने हमारी इस तपस्या का फल दिया है तो इसके लिए हम भी अपना जो जीवन है वो लोगों की सेवा में ही लेके लाएं। अच्छा ग्यासपुरा जी, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जो चलता है वो 1-2 कदम चलने के बाद रुक जाता है, क्योंकि धमकियां आती हैं, परिवार परेशान हो जाता है। मौजूदा समय में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, जो सच है उसकी हमेशा जीत होती है, ये बात आपको ठान के चलना पड़ेगा। शुरू में हर काम में कठिनाइयाँ आती हैं, हर काम में कठिनाई। जब हमने रोटी भी खानी है ना तो तोड़नी पड़ेगी, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अपने देश के लिए, देखो देशभक्ति सही मायने में क्या है कि अपने देश के लोगों के लिए जियो, अपने देश के लोगों के लिए मरो और अपने देश के लोगों के लिए सेवा करो। आज जो नारे खाली लगा रहे हैं मोदी, ये देशभक्त नहीं है, ये देश के भक्षक हैं, देश को खाने वाले हैं। और मैं युवाओं को बेनती करूँगा कि अच्छा पढ़िए और अपने समाज का, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करिए और अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए अगर जान भी बारनी पड़े तो भगत सिंह को देखिए। शहीद भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा, सैकड़े हमारे जिन्होंने हमारे लिए जानें कुर्बान कर दी। आज हमें उनके पद चिन्हों पे सचमुच चलने की बात है। खाली नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, खाली पूजने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उनके पद चरणों पे नहीं चलेंगे। जहाँ जहाँ से वो गुजरे हैं वहाँ वहाँ से हमें भी गुजरना पड़ेगा। अगर आज हमारे देश में ये है कि भगत सिंह हो, सभी प्यार करते हैं, मगर वो कहता पड़ोसी के घर में, हमारे घर में ना हो, तो मैं नौजवानों को यही बेनती करूँगा कि हमने अपने देश को बचाना है। बचाने के लिए नौजवानों को ही आगे आना पड़ेगा। किसान आंदोलन चल रहा है ग्यासपुरा जी, 6 महीने हो गए हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे इस देश की सरकार को? मोदी साहब एक नंबर के बेशर्म हो गए हैं। मुझे गाली देने का मन कर रहा है। सच में मैं गाली नहीं दे पा रहा क्योंकि बोलने की तहजीब होती है, मगर मन एक एक रोम रोम उसको गाली देने को मन कर रहा है। जो अपनी प्रजा का नहीं सोचता, जो अपने किसानों का नहीं सोचता, जो अपने मज़दूरों का नहीं सोचता, जो लगातार घोर सर्दी में, घोर बरसात में, घोर अपनी गर्मी में बैठे हैं आंदोलन करके। इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई है। मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है और बिना वैक्सीन के किसान बैठे हुए हैं। तो उनकी रक्षा के लिए क्या कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी, आपको ये बिल लेके आने थे तो ये महामारी का दौर क्यों चुना? ये मोदी जी इसके लिए बहुत बड़े कसूरवार हैं कि ये महामारी का दौर क्यों चुना। आपको बिल लेके आने थे, महामारी जाने के बाद लेके आते। अगर आपको हमारी चिंता थी, हमारे स्वास्थ्य की चिंता थी, तो बाद में लेके आते, तो हम बाद में आपका जो घुराव करना था, जो हमने प्रोटेस्ट करना था, बाद में कर लेते। मगर हमें लगता है कि मोदी जी हमारे किसान भाइयों को मारना चाहते हैं इस बीमारी से। हमारे मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मजदूर भाइयों को मारना चाहते
चाहते हैं, हमारे आड़ती भाइयों को मारना चाहते हैं, जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको मारना चाहते हैं। मैं मोदी जी से सख्त चेतावनी देता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं, ये आपके सिर के ऊपर ताज इन्होंने लगाया है। ये ताज अगर लगाना जानते हैं तो ताज गिराना भी जानते हैं। आपका ताज एक दिन पैरों में रुल के रहेगा मोदी जी, अगर आपने जिद ना छोड़ी तो सुन रहे थे दर्शकों आप मनविंदर सिंह ग्यासपुरा जी को कि किस तरह से वो गुड़गांवा में अपने परिवार के साथ रहते थे, इंजीनियरिंग की जॉब करते थे। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी, लेकिन यहाँ वो हारे नहीं, थके नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ इनकी कामयाबी का नहीं, समाज की कामयाबी का, समाज के उत्थान का और युवाओं के भविष्य का। जो लड़ाई इनकी आज भी जारी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशे के खिलाफ, बदमाशों के खिलाफ, भले ही इन्हें कितनी धमकियाँ आती हों, इनके परिवार को कितनी धमकियाँ आती हों, मामले दर्ज हो गए हों, लेकिन जिस तरह से इन्होंने ये अभियान चला रखा है, आपकी क्या राय है? कितना इत्तेफाक आप इनसे रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।